नमस्कार दोस्तों, ज्ञानशाला एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने नागरिकता के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम संविधान की अनुसूचियों के बारे में जानेंगे। तो आइए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारत के संविधान को कुल 25 भागों में विभाजित किया गया है, जिसका क्रमांक 1 से लेके 22 तक है। इसमें से 7वें भाग को अब हटा दिया गया, क्योंकि 7वां भाग देशी रियासतों के प्रशासन से संबंधित था और 1956 में जब राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित अधिनियम आता है, उसके बाद देशी रियासतों को विभिन्न प्रांतों में समावेशित कर लिया जाता है या केंद्र शासित प्रदेशों में समावेशित कर लिया जाता है। इस कारण देशी रियासत से संबंधित प्रशासन की जरूरत नहीं रह जाती है। ऐसे में 7वें भाग को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया जाता है। इसके अलावा भाग 4 में 2 भाग हैं, भाग 4 और भाग 4A। भाग 9 में 3 भाग हैं, भाग 9, भाग 9A और भाग 9B। भाग 14 में 2 हैं, भाग 14 और भाग 14A। तो इस तरह संविधान में कुल भाग हो जाते हैं 25 और 12 अनुसूचियां हैं तथा 450 से अधिक अनुच्छेद हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी, यानी कि 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं संविधान संशोधन के द्वारा। आइए अब देखते हैं कि किस अनुसूची में क्या प्रावधान है और जो 4 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं, अनुसूची 9, अनुसूची 10, अनुसूची 11 और अनुसूची 12 किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं और ये क्यों जोड़ी गई हैं। तो पहली अनुसूची जो है वो भारत के राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। इसमें उल्लेखित है कि भारत के कौन कौन से राज्य होंगे और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश होंगे। इस तरह देखा जाए तो इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है। वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 29 राज्य था, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन होता है और जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रह जाता। उसकी जगह जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ जाता है, एक जम्मू और कश्मीर, दूसरा लद्दाख। तो इस तरह देखा जाए तो राज्यों की संख्या हो जाती है 28। पहले केंद्र शासित प्रदेश होते हैं 7, लेकिन जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो जाती है 9। लेकिन 26 जनवरी 2020 के बाद केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो जाती है 8, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव तथा दादर एवं नगर हवेली को एक साथ जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह अब जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी संख्या है 8। अब देखते हैं अनुसूची 2। अनुसूची 2 संघ के कुछ पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित है। इसमें उल्लेख किया गया है कि संघ और राज्यों के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, लोकसभा के स्पीकर, CAG, उनके वेतन भत्ते क्या होंगे और उन्हें पेंशन कितना मिलेगा। तीसरी अनुसूची इन्हीं पदाधिकारियों के शपथ पत्र से संबंधित है। इसमें शपथ पत्रों का प्रारूप दिया हुआ है कि कौन सा पदाधिकारी किस तरह का शपथ लेगा। चौथी अनुसूची भारत के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से संबंधित है। इस तरह देखा जाए तो चौथी अनुसूची में उल्लेख है कि किस राज्य को कितनी राज्यसभा की सीटें मिलेंगी। तो इस तरह देखा जाए, अब इसको अगर याद करना हो तो सपोज कीजिए कि आपकी नौकरी लगती है। कोई व्यक्ति आके आपसे कहता है कि मैं आपकी नौकरी लगवा रहा हूं, तो आप सबसे पहले ये पूछेंगे आप मेरी नौकरी कहाँ लगवा रहे हो, यानी कि किस स्टेट में लगवा रहे हो या किस केंद्र शासित प्रदेश में लगवा रहे हो। पहली अनुसूची आप इस तरह याद कर सकते हो कि यह राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद आप पूछोगे कि मुझे कितना वेतन मिलेगा। दूसरी अनुसूची वेतन भत्तों से संबंधित है। फिर आप जब नौकरी करने जाते हो तो आपको शपथ पत्र देना पड़ता है, यानी तीसरी अनुसूची जो संबंधित है शपथ पत्र से संबंधित है। तो इस तरह आप 1 से लेके 3 अनुसूची याद कर सकते हो अपने नौकरी के आधार पे। चौथी अनुसूची आपको याद करनी पड़ेगी। अनुसूची 5 अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अगला है अनुसूची 6 या अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, लेकिन केवल 4 राज्यों में। वो राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अनुसूची 5 जो है वो SC ST क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित तो है, लेकिन संपूर्ण देश में। वहीं अनुसूची 6
केवल 4 राज्यों के लिए है, वो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये चारों राज्य नॉर्थ ईस्ट में है। अगला है अनुसूची 7। अनुसूची 7 केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। इसके तहत 3 सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। मूल संविधान में संघ सूची के तहत कुल 97 विषय थे और राज्य सूची के तहत कुल 66 विषय थे तथा समवर्ती सूची के तहत कुल 47 विषय थे। किंतु वर्तमान स्थिति यह है कि संघ सूची में अब कुल 98 विषय हैं। बीच में 100 विषय हो गए थे, लेकिन हाल ही में 2 विषय हटा लिए गए हैं, तो इस तरह अब कुल विषय हो गए हैं 98। राज्य सूची में कुल विषय है 59, ये भी 61 हो गया था, यहाँ से भी 2 विषय हटे हैं और समवर्ती सूची में है 52 विषय। तो वर्तमान स्थिति है संघ सूची में 98 विषय, राज्य सूची में 59 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय। अगला अनुसूची है अनुसूची 8। यह अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची के तहत कुल 22 भाषाओं को रखा गया है। मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं इसके तहत रखी गई थी। बाद में 21वें, 71वें और 92nd अधिनियम द्वारा, संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8 भाषाएं और जोड़ी गई। 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था और 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 92nd संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो ध्यान दीजिएगा 3 संशोधन हुए हैं अनुसूची 8 से संबंधित, 21वां, 71वां और 92nd। 21 और 71 को जब जोड़ेंगे तो 92nd आ जाएगा। 21वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था 1967 में। 71वां जो संविधान संशोधन हुआ था ये हुआ था 1992 में और 92nd हुआ है 2004 में। तो सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया? तो 1967 में जवाब देंगे। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को कब जोड़ा गया? तो आप जवाब देंगे 1992 में। और ये पूछा जाए कि बोडो, डोगरी, मैथिली या संथाली को कब जोड़ा गया था, तो आपका जवाब होगा 2004 में 92nd संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 8वीं अनुसूची के तहत कुल कितनी भाषाएं हैं, तो आपका जवाब होगा 22। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए मूल संविधान में 8वीं अनुसूची के तहत कुल कितनी भाषाएं थी, तो आपका जवाब होगा 14। आइए अब हम देखते हैं कि वो 22 भाषाएं कौन सी हैं जिसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो भारत के मैप से समझते हैं। सबसे नीचे देखिए, श्रीलंका के ऊपर भारत का एक राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है और इसे भारत के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। केरल से मलयालम को, कर्नाटक से कन्नड़ को, और यहाँ देखिए गोवा है, गोवा से कोंकणी को। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोंकणी केवल गोवा में नहीं बोली जाती है, इसके आसपास क्षेत्रों में भी बोली जाती है। महाराष्ट्र से मराठी को, गुजरात से गुजराती और इन क्षेत्रों से सिंधी को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में तेलुगु भाषा बोली जाती है, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से तेलुगु। ओडिशा में ओडिया बोली जाती है। पश्चिम बंगाल से बंगाली और इसमें नेपाली को भी रख सकते हैं, क्योंकि जो दार्जिलिंग का क्षेत्र है उसमें बहुत से गोरखा रहते हैं और गोरखाओं की जो भाषा है वो नेपाली है। इसके अलावा जो गोरखा हैं बहुत भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में फैले हुए हैं और जहां जहां ये फैले हैं वहां नेपाली भाषा बोली जाती है। नॉर्थ स्टेट से 3 भाषा को शामिल किया गया है। पहला असमी, दूसरा मणिपुरी, तीसरा बोडो। अगर हम लद्दाख और जम्मू कश्मीर को शामिल कर लें तो यहाँ से 2 भाषा है, डोगरी और कश्मीरी। पंजाब से पंजाबी। इसके बाद जो क्षेत्र बचता है उसे हम हिंदी बेल्ट के नाम से जानते हैं और हिंदी बेल्ट से कुल 5 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। पहला है हिंदी, दूसरा है उर्दू, तीसरा है संथाली, चौथा है मैथिली, 5वां संस्कृत। देखा जाए तो संस्कृत को पूरे भारतवर्ष की भाषा बोल सकते हैं, क्योंकि संस्कृत भले ही थोड़ी मात्रा में बोली जाती हो लेकिन इसका जो स्वरूप है पैन इंडिया है, ये लगभग सभी राज्यों में बोली जाती है। अगली अनुसूची है 9वीं अनुसूची। इसे संविधान के प्रथम संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़ा गया था वर्ष 1951 में। भारत सरकार भूमि सुधार करना चाहती थी, किंतु संपत्ति का अधिकार उस समय मूल अधिकार था। इस कारण भूमि सुधार में दिक्कतें आ रही थी। न्यायिक पुनर्विलोकन से बचने के लिए अनुसूची 9 लाया गया, जिसमें प्रावधान किया गया कि यदि कोई अधिनियम इस अनुसूची में शामिल कर लिया जाता है तो न्यायपालिका के पास
उस अधिनियम का पुनर्विलोकन करने की शक्ति नहीं होगी। इसीलिए इसे विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन खंड कहते हैं। लेकिन कालांतर में इसमें ज्यादा से ज्यादा अधिनियम शामिल किया जाने लगा और न्यायपालिका की शक्तियों को कम किया जाने लगा। इस कारण बाद में न्यायपालिका ने एक आदेश पारित किया कि इसमें अगर कोई अधिनियम शामिल किया जाता है तब भी भारत की न्यायपालिका उस अधिनियम की समीक्षा कर सकती है। तो इस तरह देखा जाए, अब स्थिति यह है कि यदि कोई अधिनियम अनुसूची 9 में अगर शामिल किया जाता है तब भी भारत के न्यायपालिका के पास यह शक्ति है कि वो उस अधिनियम की समीक्षा करे। वर्तमान में इसमें कुल 284 अधिनियम है। अगली अनुसूची है अनुसूची 10। ये दल बदल से संबंधित है और इसे 1985 में लाया गया था 52वां संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था और दल बदल की प्रक्रिया बढ़ती जा रही थी। दल बदल को रोकने के लिए अनुसूची 10 को लाया गया और इसमें प्रावधान किया गया कि यदि कोई व्यक्ति अपना दल बदलता है या कोई निर्दलीय व्यक्ति जो चुन के आया किसी दल में शामिल होता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इससे दल बदल पे कुछ हद तक रोक लगी। दल बदल के बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अगली अनुसूची है अनुसूची 11। ये पंचायती राज से संबंधित है और इसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1993 में लाया गया था। कहीं कहीं 1992 लिखता है। वर्ष 1992 में ये संसद में पूरा स्थापित होता है और वर्ष 1993 में पारित होता है। तो इसके तहत पंचायतों को कुल 29 विषय आवंटित किए गए हैं जिस पर वो प्रशासन कर सकते हैं या कानून बना सकते हैं। अगली अनुसूची 12 है। यह अनुसूची शहरी स्थानीय निकाय के अधिकार और दायित्वों के बारे में उपबंध करता है। इसे 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। इसे भी वर्ष 1993 में लाया गया था। इसके द्वारा शहरी स्थानीय निकाय यानी नगर पालिका को कुल 18 विषय आवंटित किए गए हैं। तो ये अक्सर पूछता है कि अनुसूची 11 में कुल कितने विषय आवंटित हैं? तो 29 विषय। और अनुसूची 12 में कुल कितने विषय आवंटित हैं? तो उसका आंसर होगा कुल 18 विषय। आइए अब इस पे आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, यानी चौथी अनुसूची में क्या शामिल है? तो हम सभी ने पढ़ा है कि पहली अनुसूची में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है। दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्तों की बात की गई है। तीसरी अनुसूची में शपथ पत्र का प्रारूप है तथा चौथी अनुसूची में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में कितनी सीटें आवंटित की गई है इसके बारे में बात कही गई है। तो यही चौथी अनुसूची पूछ रहा है। तो विकल्प देखते हैं। पहला है राज्यसभा के स्थानों के आवंटन को, ये बिल्कुल सही होगा। दूसरा राजनीतिक दल बदल को, दल बदल 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। सी पंचायत व्यवस्था को, इसे 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और भाषाओं को, इसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इसके तहत कुल 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। लेफ्ट साइड में दिया हुआ है जो सूची, वो 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची दिया हुआ है। राइट साइड में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है भाषाएं, दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता और विधायी शक्तियों का वितरण तथा कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। तो इस तरह देखा जाए ये पूछ रहा है कि किस अनुसूची में क्या शामिल है। तो देखिए भाषाएं शामिल है 8वीं अनुसूची में, तो भाषाएं हो जाएगा 8वीं अनुसूची में। दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता शामिल है 10वीं अनुसूची में। विधायी शक्तियों का जो वितरण किया गया है वो 7वीं अनुसूची में किया गया है, यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख जहां है वो है 7वीं अनुसूची। कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, यानी उन अधिनियमों को किसमें शामिल किया गया है जिस पर न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता, यानी उसे पहले ही विधि मान्यकरण कर दिया गया है। इसे किसमें शामिल किया गया है? तो इसे शामिल किया गया है 9वीं अनुसूची में। तो 8वीं अनुसूची है बी में, तो ये बी से जुड़ जाएगा। 7वीं अनुसूची 3 से जुड़ जाएगा। 9वीं अनुसूची 4 से जुड़ जाएगा और 10वीं अनुसूची 2 से जुड़ जाएगा। तो इस तरह हो जाएगा ए का 3, बी का 1, सी का 4
और डी का 2। अब विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प है ए का 3, ए का 3 हमारा आंसर आया तो ये सही है। बी का 1, ये भी सही है। सी का 2, जबकि सी का 4 आंसर आया है तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, ए का 2, जबकि हमारा आंसर आया है ए का 3 तो ये भी गलत है। तीसरा विकल्प देखते हैं, ए का 3 हमारा भी आंसर आया है ए का 3, बी का 1 बिल्कुल सही है, सी का 4 हमारा भी सी का 4 आया है तो ये भी सही है, डी का 2 हमारा भी डी का 2 आया है तो ये आंसर सही है। तो आंसर हो जाएगा सी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।